आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्हें अक्सर सिर्फ एक घटना से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ग्लोबल क्रांति की, त्याग की और एक बहुत गहरे राजनीतिक संदेश की। तो चलिए कहानी की शुरुआत के लिए सीधे चलते हैं 1940 में। जगह है लंदन का कैक्सटन हॉल। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग चल रही है। माहौल काफी फॉर्मल सा है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। सरदार उधम सिंह अपनी जगह से उठते हैं और सीधा सर माइकल ओडवायर को गोली मार देते हैं, जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओडवायर वहीं ढेर हो जाते हैं और वो भागते नहीं हैं, बल्कि वहीं खड़े होकर खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये सिर्फ जलियांवाला बाग का बदला था तो 21 साल का इंतजार क्यों? क्या ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा था जो 2 दशकों तक बस सुलगता रहा, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो उधम सिंह को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। और उनकी कहानी 1919 के नरसंहार से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। उनका बचपन आप समझिए त्रासदियों से भरा हुआ था। जन्म के कुछ ही सालों में पहले माँ, फिर पिता और फिर उनके बड़े भाई भी नहीं रहे। अनाथालय में पले बड़े शेर सिंह को वहीं पर उधम सिंह का नाम मिला। सोचिए, जलियांवाला बाग की उस भयानक घटना से पहले ही वो अपनी जिंदगी में कितना कुछ खो चुके थे। और फिर आता है साल 1919, एक ऐसा साल जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, जब जनरल डायर के हुक्म पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, उधम सिंह वहीं मौजूद थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो घायलों को पानी पिला रहे थे, कुछ का मानना है कि वो खुद भी जख्मी हुए थे। जो भी हो, एक बात तय है, उन्होंने उस वहशीपन को अपनी आंखों से देखा था। और यही वो जख्म था जिसने उनके सारे निजी दुखों को एक राजनीतिक मकसद दे दिया और उनके अंदर एक क्रांतिकारी ने जन्म लिया। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें क्रांतिकारी बनाने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी वजह थीं। एक तो जलियांवाला बाग का गुस्सा था ही, जाहिर है, लेकिन दूसरी वजह थी ब्रिटिश सेना का धोखा। पहले विश्व युद्ध में लड़ने के बदले जमीन और इनाम का वादा किया गया था, पर मिला कुछ नहीं। इस धोखे ने उनके गुस्से को और भड़का दिया और वो जुड़ गए गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से। ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट था जिसका एक ही मकसद था, ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। अब यहां से उधम सिंह की कहानी उस आम सोच को तोड़ती है कि वो 21 साल तक बस चुपचाप बदले का इंतजार करते रहें। सच तो यह है कि उनका जीवन एक ग्लोबल क्रांतिकारी का जीवन था। उधम सिंह पहचान छिपाने और भेस बदलने में उस्ताद थे। वो सिर्फ उधम सिंह नहीं थे, वो कभी उदय सिंह बन जाते, कभी फ्रैंक ब्राजील, और आखिर में उन्होंने एक ऐसा नाम अपनाया जो अपने आप में एक पूरा का पूरा संदेश था। ये स्लाइड देखिए, ये उन 21 सालों का सच है। वो इंतजार नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, वो एक्टिव थे। एक मजदूर के तौर पर उन्होंने क्या क्या नहीं किया, रेलवे में, फैक्ट्रियों में, लेकिन उनका असली मिशन तो कुछ और ही था। 4 महाद्वीपों में घूमकर वो गदर पार्टी के लिए सपोर्ट और पैसा जुटा रहे थे। यहां तक कि अमेरिका में हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और एक नाविक बनकर दुनिया घूमी। ये किसी इंतजार करने वाले का जीवन नहीं है, ये एक पूरी तरह से क्रांति को समर्पित इंसान का जीवन है। जब वो भारत लौटे तो उन्हें अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल की जेल हो गई। और इसी जेल में उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। वो शख्स थे भगत सिंह। भगत सिंह के आइडियाज, उनकी सोच, उधम सिंह पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि वो उन्हें अपना गुरु मानने लगे और बटुए में उनकी तस्वीर रखते थे। भगत सिंह का वो तरीका कि एक सिंबॉलिक एक्शन के जरिए अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए, इसी सोच ने उधम सिंह के मिशन को एक नई दिशा दी। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। क्या माइकल ओडवायर की हत्या सिर्फ एक बदला थी या ये एक सोची समझी क्रांतिकारी कार्रवाई थी? ये स्लाइड कहानी के 2 पहलुओं को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है आम सोच कि ये एक पर्सनल वेंडेटा था, एक बदला था, लेकिन दूसरी तरफ है गहरा सच कि यह भगत सिंह से प्रेरित एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। निशाना एक आदमी नहीं बल्कि पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है?
वो ये कि उधम सिंह ने सिर्फ ओडवायर पर गोली नहीं चलाई, उन्होंने उस मीटिंग में मौजूद और भी बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था। भारत के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बंगाल और बॉम्बे के पूर्व गवर्नर। ये साफ दिखाता है कि उनका निशाना कोई एक इंसान नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी सिस्टम थी जिसका ये लोग चेहरा थे। उनकी इस कार्रवाई के बाद उनके ट्रायल और उनके आखिरी शब्दों ने उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब अदालत में जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने वो नाम नहीं बताया जिससे दुनिया उन्हें जानती थी। उन्होंने एक नया नाम चुना, एक ऐसा नाम जो उनका आखिरी और सबसे ताकतवर बयान बनने वाला था। उन्होंने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। जरा इस नाम को देखिए, राम हिंदुओं के लिए, मोहम्मद मुसलमानों के लिए, सिंह सिखों के लिए और आखिर में आजाद मतलब फ्रीडम। एक ही नाम में उन्होंने भारत के 3 बड़े धर्मों को एक साथ जोड़ दिया और एक आजाद और एकजुट भारत का अपना सपना दुनिया के सामने रख दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरी विचारधारा थी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद 1974 में जब उनके अवशेष भारत वापस लाए गए तो उनका अंतिम संस्कार भी उनके नाम की तरह ही एकता की मिसाल बना। हिंदू, मुस्लिम और सिख सबने मिलकर उनकी आखिरी रस्में पूरी की और उनकी अस्थियों को उसी जलियांवाला बाग में सम्मान के साथ रखा गया। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सरदार उधम सिंह कौन थे? एक सब्र रखने वाले हत्यारे जो 21 साल तक सिर्फ इंतजार करते रहे, या फिर एक सोचे समझे ग्लोबल क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के नाम कर दी और अपनी शहादत को एकता और क्रांति का एक अमर संदेश बना दिया? मुझे लगता